नमस्कार साथियों, जीएस स्टडी पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हमने संविधान से भाग 18 तक पढ़ लिया है और आज का हमारा टॉपिक है ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो कि जब जब भी हमारे भारत देश में वोट होता है तब तब ईवीएम पर सवाल खड़े किए जाते हैं। तो आइए आज आपको पूरे विस्तार से समझाते हैं ईवीएम के बारे में। ठीक है, तो हमने संविधान से भाग 18 तक पढ़ लिया था। तो भाग 18 तक पढ़ ही लिया था और भाग 18 से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट रह गए थे अभी हमने, तो आज हम इस वीडियो में उसे कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, हमने जो पॉलिटी है उसे दो भागों में बांटा हुआ है। हम ये भाग दूसरा पढ़ रहे हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन है और एक एक लाइन में इसका आंसर बताया गया और कुछ चीज़ें हैं जो विस्तार रूप से बताई गई हैं। तो मैंने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो भाग एक में मैंने पॉलिटी पढ़ा दिया है और यह पॉलिटी का भाग दूसरा है। जब आप भाग एक और भाग ये दो, इस पर पार्ट 2 लिखा होगा, थंबनेल पर आप देख रहे होंगे पार्ट 2 लिखा गया होगा, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जा रही होंगी कि ये पार्ट 2 है। तो उस पर जो हमने थंबनेल पर पार्ट 1 नहीं लिखा है, बस इंडियन पॉलिटी लिखा हुआ है, तो आप उससे समझ जाइएगा। जब वो पढ़ लेंगे तब ये पढ़ेंगे, तब जाके आपका पूरा पॉलिटी का सिलेबस जो है वो ख़त्म होगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। ईवीएम के बारे में पढ़ते हैं। ईवीएम संविधान के भाग 18 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, 1990 में एक समिति का गठन किया गया जिसे दिनेश गोस्वामी समिति कहा जाता है। ठीक है, और इसी समिति की सिफारिश पर ईवीएम सबसे पहले गोवा में शुरुआत की गई थी, लेकिन ईवीएम के द्वारा ही 12वीं लोकसभा में लोकसभा चुनाव करवाए गए थे। ईवीएम मशीन वोटिंग सिस्टम एडॉप्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये एक नई जानकारी आपके लिए कि हमने जो ये ईवीएम का जो ये प्रचलन है, हमारे हमारे देश में ईवीएम द्वारा वोट कराया जाता है ना। अभी जो 18 वर्ष के हो जाते हैं वो वयस्क मताधिकार हो जाते हैं, वो अपना वोट दे सकते हैं। तो ठीक उसी तरह ये जो ईवीएम मशीन वोटिंग सिस्टम है ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। ठीक है, और आर्टिकल 327 में बताया गया है, लोकसभा निर्वाचन के लिए कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। यह आर्टिकल 327 में बताया गया है। आर्टिकल 328 यानी विधानसभा निर्वाचन के लिए भी कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। आर्टिकल 329 निर्वाचन के दौरान हुए सभी मतभेदों को निर्वाचन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद ही न्यायालय में ले जाया जा सकता है, जो कि आचार संहिता इसका एग्जाम्पल है। आपको घंटी की भी सुनाई आवाज़ दे रही होगी, पास में मंदिर, उसमें पूजा हो रही है। अब आइए राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल के लिए शर्तें। आइए राष्ट्रीय दल के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं उसे पढ़ते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्य में न्यूनतम 4 लोकसभा सीटें और न्यूनतम 4 राज्यों में कुल वैध मत का न्यूनतम 6%। और यदि कोई भी राजनीतिक दल लोकसभा निर्वाचन में न्यूनतम 2% जीतती है तो सीट 3 विभिन्न राज्यों में होनी चाहिए। यदि किसी राजनीतिक दल को न्यूनतम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यता मिली तो वह स्टेट लेवल की हो जाती है। ठीक है, राज्य स्तरीय दल की योग्यताएं क्या हैं? मतलब ये जो पार्टियां बनाई जाती हैं, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, ये सब मतलब वही बताया गया है कौन सी पार्टी स्टेट लेवल की है, कौन, वही सब इन बातों को समझाया गया है। क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, क्या क्या योग्यताएं हैं उनकी। तो अब राज्य स्तरीय दल के लिए चुनाव लड़ेंगे। यदि कोई भी राजनीतिक दल विधानसभा के चुनाव में वैलिड वोट का न्यूनतम 6% मत प्राप्त कर ले तो वह मान्य है, और वह विधानसभा निर्वाचन में न्यूनतम 2% सीटें प्राप्त कर ले तो भी मान्य है। न्यूनतम 6% वोट इन लोकसभा इलेक्शन, 1 सीट इन इलेक्शन तो भी मान्य है। न्यूनतम 3% सीट इन लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन यानी विधानसभा चुनाव में
3% सीट भी उसने लिया है तो वह राज्य स्तरीय दल की योग्यता रखता है। यदि 25 चुनावी क्षेत्रों में से लोकसभा में न्यूनतम 1 सीट तो अभी राज्य स्तरीय है। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं पार्ट 16। पार्ट 16 में बताया, अब तक ने हमने भाग 15 तक पढ़ लिया था ना, भाग 15 के कुछ शेष थे, तो ये भाग 15 में ही बताया गया है ईवीएम के बारे में। ठीक है, तो अब ये देखिए पार्ट 16 जिसमें बताया गया है विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध प्रबंध। ठीक है, जो कि आर्टिकल 330 एंड 340 के बीच तक बताया गया, यानी आर्टिकल 330 से 340 तक इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए प्रबंध है। ये आर्टिकल 330 में बताया गया है। साथियों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यह क्लास ले सकते हैं। चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, या पूरे इंडिया में जो भी एग्ज़ाम कराया जाता है, बैंकिंग का हो गया, रेलवे का हो गया, आरपीएफ का हो गया, जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, और एसएससी के सारे एग्ज़ाम, एसएससी जीडी हो गया, एयरफोर्स नेवी, ये सब जितने सीएपीएफ के जितने में आते हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ये सब जितने आते हैं, तो इसमें ये सब जो परीक्षाएं होती हैं इनमें तो जीएस अपनी काफ़ी भूमिका निभाता है। तो आप अपना जीएस यहाँ से तैयार कर सकते हैं, वो भी मुफ्त में। ठीक है, आपको यहाँ से 1 रुपया भी नहीं देना है, बस इस चैनल से जुड़ जाना है और एक जीएस का बेहतरीन नोट्स प्राप्त करना है। जब जीएस का पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा तो आपको प्रैक्टिस सेट भी चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, और साथ ही साथ आपको करेंट अफेयर्स के माध्यम से भी आपको अपडेट किया जाएगा। ठीक है, यानी करेंट अफेयर्स की भी क्लास चलेंगी। ठीक है, अब आइए आर्टिकल 331 जो कि रिजर्वेशन फॉर 2 एंग्लो इंडियनिट्स एलएस यानी लोकसभा। आर्टिकल 332 रिजर्वेशन फॉर एससी एंड एसटी इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा। विधानसभा का जो चुनाव होता है उसमें आर्टिकल 332 में एससी और एसटी के क्या क्या शक्तियाँ रहेंगी, क्या क्या योग्यताएं, उनके बारे में बताया गया और उनको कुछ छूट दिया जाता है, तो वही सब बताया गया है इसमें। ठीक है, आर्टिकल 333। साथियों, मुझे एक आता है रिजर्वेशन पर बहुत सारे हमारे देश में सवाल खड़े किए जाते हैं। साथियों, रिजर्वेशन जो है ये एक विशेष जो एससी एसटी हैं उनको दिया जाता है। अब तो ईडब्ल्यूएस भी आ गया है, ईडब्ल्यूएस को भी दिया जा रहा है 10%, और जबकि ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं वो 10% तो उनकी जनसंख्या भी नहीं है और 10% वो लोग पाते हैं। देखिए, जब हम बहुत अभी आज़ादी से हम लोग नहीं, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, काफ़ी हजार वर्षों तक इस देश पर ब्राह्मण और क्षत्रिय का राज रहा है। दलितों को हर जगह से वंचित कराया गया है और ये 75 साल से इनको थोड़े बहुत आरक्षण दिया जा रहा है। तो बहुत से लोगों को ये मतलब बात खलती नहीं है, वो इस आरक्षण का विरोध करते हैं। साथियों, जब वो 1000 वर्षों तक उनको झेला गया था, उनकी प्रताड़ना उनके साथ ही की गई थी, उनको न पढ़ने का अधिकार था, कहीं से भी कुछ अधिकार नहीं था। वो तो शुक्र है भीमराव अम्बेडकर का जो भारत की महिलाओं के लिए वो भी लड़े। अगर वो संविधान ना बना होता, भारत की महिलाएं भी आज भी घर के अंदर रहती। कोई भी आपको अगर कहे कि आपको आरक्षण मिलता है, कितने % सरकारी, कहाँ कहाँ पर आपको आरक्षण मिलता है एससी एसटी वालों को? 3%, 2 या 3% जगहों पर सरकारी सीटें हैं, वहाँ पर भी थोड़ा बहुत लाभ मिलता है तो आपको दिक्कत है। और जगह कहाँ कोई इनको पूछता है? कहीं भी नहीं पूछता है। चलिए खैर, छोड़िए इन सब बातों को, लेकिन जो कमज़ोर रूप से जो जातियां हैं तो उनको तो विशेष रूप से दर्जा देना चाहिए, उनको आगे आने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप इसका विरोध ना करें,
जो पहले से कमज़ोर हैं उनको ऊपर उठाने के लिए सब किया गया है। चलिए, अगर इस पर बातें किए रहेंगे तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। रिजर्वेशन एक बहुत इस देश का भी मुद्दा है, लेकिन रिजर्वेशन के आड़े में बहुत सारे राजनेता इस पर खेल खेलते हैं। ठीक है, चलिए, वो रिजर्वेशन मिले किसी को या ना मिले, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ बस, लेकिन मुझे जो सही लगता है मैं उसे बताता हूँ। आइए सिक्किम की विधानसभा के बारे में जानते हैं। यहाँ बौद्ध की जो नियुक्ति होती है, आर्टिकल 334 में आरक्षण की अवधि 10 साल। देखिए, आर्टिकल 334 में आरक्षण की जो अवधि थी वो 10 साल ही बस लिया गया था। जो भीमराव अम्बेडकर है उन्होंने आरक्षण 10 साल के लिए बस किया था, लेकिन हमारे जो राजनेता हैं वो चुनाव जीतने के चक्कर में वो इस आरक्षण को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। ठीक है, तो ये सब आप इन सब झंझटों के चक्कर में ना पड़े, ये राजनेता ही हैं और ये इस पर ये जो आरक्षण का मामला है इस पर हमें तो लगता है जातिगत जनगणना करना चाहिए और किसकी जनसंख्या कितनी अधिक है उस हिसाब से सीटों का बंटवारा कर देना चाहिए। सरकारी सीटें अगर निकलती हैं, सब भर्तियाँ सब हो रही हैं, सब कुछ मामला ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जातिगत गणना आप कराइए और सीटों का बंटवारा कीजिए, उस हिसाब से किसकी जनसंख्या अधिक है उस हिसाब से आप दीजिए आरक्षण। अब आइए, आर्टिकल 338 में बताया गया है एससी आयोग का प्रावधान। एससी जाति आयोग है एक, जो कि प्रोविज़न फॉर एससी कम्युनिकेशन है। आर्टिकल 338A प्रोविज़न फॉर एसटी कम्युनिकेशन, इन सब के लिए बारे में बताया गया है। ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 340 जो कि ओबीसी के लिए पदों पर आरक्षण है, और आर्टिकल 341 राज्य की एससी की सूची है, और आर्टिकल 342 में राज्य की एसटी जनजातियाँ की सूची के बारे में बताया गया है। ये सब एक तरफ से मोटा रूप से समझा जाए, जो पार्ट 16 है, जो पार्ट 16 है संविधान का, संविधान में टोटल 22 भाग हैं, तो भाग 16 में एक एससी एसटी ओबीसी के जातिगत आरक्षण के बारे में और जाति विशेष ये सब बारे में बताया गया। ये इतना आप याद रखिए। एक लाइन में बोले तो विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध और प्रबंध के बारे में बताया गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आइए पार्ट 17 यानी संविधान का भाग 17 पढ़ेंगे, जिसमें राजभाषा के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 343 से 351 तक बताया गया है इसमें राजभाषा के बारे में। ठीक है, जो कि आर्टिकल 343 है, इसके संघ की जो राजभाषा होगी यह हिंदी होगी, और लिपि कैसी होगी, देवनागरी होगी। और इसकी घोषणा 14 सितंबर 1949 को इसी दिन हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। और इसे अप्लाई 26 जनवरी 1965 में किया गया था। ठीक है, और 343 में ही राजभाषा यानी हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। ये आर्टिकल 343 में बताया गया है। स्टार मार्क कीजिएगा बहुत सारा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल 343B, जो कि अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में 15 वर्ष के लिए लागू किया जाएगा। और आर्टिकल 345 स्टेट लैंग्वेज, जो कि राज्य की भाषाएं होंगी। आर्टिकल 346 जो लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन हिंदी ओनली। ठीक है, आर्टिकल 348 ऑफिशियली लैंग्वेज ऑफ कोर्ट ऑफ यूनियन, संघ के न्यायालय की राजभाषा, ये भी क्या है? इंग्लिश है। वाह, हमारे देश का कानून है ये। आप अपने देश में जाइएगा, हाई कोर्ट में आप पर केस हुआ है, वकील क्या बोल रहा है आपको कुछ पता नहीं, इंग्लिश में ही व्याख्यान वहाँ पर होगा। अपना केस हम लड़ रहे हैं तो हमें तो जानकारी होनी चाहिए कि हम किस भाषा में वो आदमी बोल रहा है और क्या क्या बोल रहा है, मतलब आपको समझना चाहिए कि नहीं। अगर कोई गांव देहात या कोई भी अशिक्षित आदमी है, बहुत सारे अभी हमारे भारत में अशिक्षित लोग हैं जो इंग्लिश जब आप बोलेंगे तो आप उनको समझ में नहीं आएगी। तो हमें लगता है कि जो ये कानून है
जो न्यायालय की जो व्यवस्था है वहाँ पर भी जो जैसा भाषा समझता हो उस भाषा में उसकी वकालत होनी चाहिए और उसकी निष्पक्ष सुनवाई की जानी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा इस सरकार को भी करना चाहिए। ये बहुत अजीब लगता है कि हम अपना केस लड़ रहे हैं, हमें खुद नहीं पता चल रहा है कि दोनों पक्ष में क्या बातें हो रही हैं। ठीक है, अब आइए द लैंग्वेज ऑफ टू प्ली यानी याचना, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं। ये संघों के न्यायालय की राजभाषा क्या होगी? इंग्लिश होगी। ये आर्टिकल 348 में बताया गया। इसमें तो बदलाव किया जाना चाहिए मेरे हिसाब से। आप भी अपना मत दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या मुझे मेल भी कर सकते हैं। राज्य का कर्तव्य है कि वह प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय भाषा में दे। जैसे कि जितना तमिल वमिल है उधर तो सब तमिल चलता है। अब जाएंगे वहाँ पर यूएसए में जाएंगे, उधर इंग्लिश है, वहाँ की इंग्लिश भाषा है, तो वहाँ पर तो इंग्लिश ही बोली जाती है। ठीक है, तो हमें भी, अगर हमने देवनागरी को चुना है, 343 में हिंदी होगी, हमारी लिपि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, तो हमें भी ये अधिकार होना चाहिए कि हम जो केस लड़ रहे हैं और जो उच्च न्यायालय में जो सुनवाई हो रही है, तो हमें पूरी तरह से जानकारी हो, जो दोनों निष्पक्ष में क्या क्या बोला जा रहा है हम समझें और विचार करें। ठीक है, यहाँ की, जबकि भारत देश में हिंदी समझ ही जाते हैं। तो यहाँ तक राज्य का कर्तव्य है कि वह प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय भाषा में देगा। ये आर्टिकल 350A में बताया गया है। ठीक है, और भाषा भाग 4 में ये नहीं है, जो कि आर्टिकल 351 में बताया गया है कि हिंदी भाषा का विकास करना भी राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, तो आज हमने पार्ट 17 तक पढ़ लिया है, भाग 17 तक संविधान का पढ़ लिया है, और कुछ बाकी रह गए हैं, उसे भी हम लोग पूरी तरह विस्तार से पढ़ लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे साथियों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर जाने से पहले बता दें, अगर कोई भी बात मैंने गलत बोली है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ।